Hey everyone, welcome back to Minds Mind Tutorials. Mariam here. So now we are starting with the topic osmoregulation in vertebrates. So अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. ऑस्मोरेगुलेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वे में हम अगर देखें तो देखिए वर्टिब्रेट्स में थोड़ा सा आसान होता है ऑस्मोरेगुलेशन को स्टडी करना, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली हर तरह के वर्टिब्रेट्स के अंदर हमें किडनीज देखने को मिलती है, इसलिए वर्टिब्रेट्स की स्टडी थोड़ी सी कंपेरेटिवली इजी होती है एज कम्पेयर टू इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स हमारा ओवर हो गया था, वो आपको याद रहेगा. फिर आगे बढ़ते हैं. अब क्या होता है, यहाँ पर एक ऑस्मोटिक प्रेशर नाम की टर्मिनोलॉजी होती है. ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी फ्लूइड जो होता है किसी भी एनिमल में आप देखो तो इसको कस्टमरीली अगर आपको मेजर अगर करना है ना तो आपको डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट को समझना होगा. समझ में आ रही बात? कोई भी बॉडी फ्लूइड है उसका जो डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, उसी के कंपैरिजन को या उसी को जोड़ते हुए हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ते हैं. ये बात आपको समझ में आती है. अब क्या होता है, अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको डेल्टा से शो करते हैं. इंटरनल मीडियम का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सटर्नल मीडियम का आपको देखना है तो आप उसको डेल्टा O या फिर डेल्टा 0 के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं. राइट. अब हम लोग ऑस्मोरेगुलेशन इन वर्टिब्रेट्स को स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो वो फिशेज में देखेंगे. तो फिशेज में सबसे पहले आपको मराइन टीलियोस के साथ स्टार्ट करवा रहे हैं, और उसके बाद मराइन टीलियोस के बाद हम मराइन इलाज्मो ब्रांच देखेंगे, फिर उसके बाद फ्रेश वाटर टीलियोस, फ्रेश वाटर इलाज्मो ब्रांच एंड सो ऑन देखते जाएंगे. तो मराइन टीलियोस की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर इसके बारे में आपको जानना क्या जरूरी कि ये ऐसी फिशेज होती है जो कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहती है. हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रह रही, इसका क्या मतलब है कि इनकी बॉडी से तो लगातार वाटर का लॉस होगा, पानी इनकी बॉडी से निकलता रहेगा और इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्ट होता रहेगा, पानी बाहर जाता रहेगा, सॉल्ट इनकी बॉडी में आता रहेगा. ये चीज इनमें होती रहेगी. ये मराइन टीलियोस की प्रॉब्लम है. तो ऐसे अगर पानी पूरा लॉस हो जाएगा और सॉल्ट ज्यादा से ज्यादा अंदर आता रहेगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अफेक्ट होगी. इसीलिए क्या जरूरी कि अब इन मराइन टीलियोस को किसकी जरूरत है? ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत है. तो अगर ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रह रही तो गॉड ने इनको जो एडेप्टिव मैकेनिज्म यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, अब मैं आपको वो सब एक एक करके समझा रही हूँ. पहला होता है मैकेनिज्म का इम्परमेबल बॉडी होना. ये जो मराइन टीलियोस होती है ना स्टूडेंट्स, इनके पास होती है एक तरह की इम्परमेबल बॉडी. अब ये इम्परमेबल बॉडी होने का क्या बेनिफिट है यहाँ पर कि यहाँ पर इम्परमेबल बॉडी अगर होगी तो वो जो वाटर लॉस एक्स्ट्रा जो हो रहा था और सॉल्ट अंदर जो एक्स्ट्रा आ रहे थे वो अब नहीं होगा. तो इम्परमेबल बॉडी कैसे बन रही है? अब इम्परमेबल अगर बॉडी है तो ऐसा क्या चीज है जो इसकी बॉडी को इम्परमेबल बना रही है, आने जाने नहीं दे रही वो सब्सटेंसेस को? ऐसे कैसे हो पा रहा है? तो पहली चीज होती है कि इनकी जो डर्मिस होती है, स्किन जो होती है इनकी बहुत थिक होती है. अगर थिक स्किन होगी तो वाटर लॉस ऑफकोर्स नहीं होगा. दूसरी चीज इनके पास होती है इम्परमेबल स्केल्स. इनकी बॉडी पर ऐसे स्केल्स होते हैं जो कि कोई भी सब्सटेंस को इधर उधर नहीं जाने दे रहे हैं. तीसरी चीज इनके पास होती है म्यूकस की कवरिंग. म्यूकस की कवरिंग यहाँ पर वो जो आउटफ्लो ऑफ वाटर है, जो पानी बाहर जा रहा था उसको रोकती है, और सॉल्ट जो एक्स्ट्रा अंदर आ रहे हैं उसको भी रोकने की कोशिश करती है. ठीक है. दूसरी चीज इनके पास होती है कि ये फिशेज यानी कि मराइन टीलियोस वाली जो फिशेज होती है ये सी वाटर को ड्रिंक करती है. मैंने H2O लिखा है, आप H2O नहीं लिखेंगे, आप वाटर लिखेंगे. ठीक है. और सी वाटर को ड्रिंक भी करती है, वाटर को एब्जॉर्ब भी करती है, साथ में पानी एब्जॉर्ब भी कर लेती है, और उसके साथ साथ क्या इनके अंदर आ जाते हैं? मोनोवेलेंट आयंस अपने अंदर ले लेती है. ये पहली चीज होती है. साथ में जो डाइवेलेंट आयंस होते हैं वो भी इनकी बॉडी में आ जाते हैं. मोनोवेलेंट आ रहे हैं तो भाई डाइवेलेंट भी तो आएंगे, वो भी इनकी बॉडी में आ जाते हैं. इनके डाइवेलेंट आयंस इनके गट में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो वहां तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है. ठीक है. तो ये गट तक आ जाते हैं, लेकिन ये गट के सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. डाइवेलेंट आयंस इनके गट तक तो आते हैं, लेकिन जो गट के सेल्स होते हैं वो इन डाइवेलेंट आयंस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. ये याद रखना. ठीक है. वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और उल्टा क्या होता है कि वो जो डाइवेलेंट आयंस है वो इतने ज्यादा रिक्वायर्ड, मतलब मोनोवेलेंट ज्यादा रिक्वायर्ड रहते हैं, डाइवेलेंट भी रहते हैं, लेकिन वो ज्यादातर फिर वापस से बॉडी से बाहर चले जाते हैं क्योंकि इनके गट सेल्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होते हैं. तो वो वापस से क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं. यानी बॉडी में आ तो रहे लेकिन चले जाते हैं. तो वो जो सॉल्ट बॉडी से जाना था, काम का सॉल्ट जो जाना था, उसकी जगह अब यहाँ से ज्यादातर क्या निकल जाते हैं? डाइवेलेंट आयंस जाते हैं. उसके बाद ये क्या चीज करती है कि ये मिनिमल यूरिन पास करती हैं. कम से कम यूरिन अगर पास होगी तो वहां पर क्या होगा? वाटर कंजर्व हो जाएगा. इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो एलिमिनेट होता है अमोनिया के फॉर्म में, तो मैं उसको NH4 लिख देती हूँ. अमोनिया के फॉर्म में ही एक्सक्रीशन होता है, और यहाँ पर वो एक्सक्रीशन कहाँ से होता है? गिल्स के थ्रू होता है.
और फिर अगेन वो वाटर को यहाँ पर कंजर्व कर लेती है, क्योंकि अगर वो एनएस के थ्रू यहाँ पर अगर मतलब इनका एक्सक्रीशन हुआ तो वो ज्यादा अमाउंट में वाटर इनकी बॉडी से बाहर जाएगा, इसलिए गिल्स के थ्रू अमोनिया का एक्सक्रीशन वहां पर परफॉर्म कर लेती है। ये बात समझ में आ रही है? इससे ये और ज्यादा वाटर को कंजर्व कर पा रही है। और उसके अलावा क्या करती है ये कि ये जो यूरिन होती है वो बहुत कम अमाउंट में पास होती है इनकी बॉडी में, ठीक है, मिनिमल होती है। और साथ में वो जो सॉल्ट इनकी बॉडी से बाहर जाते हैं वो कौन करता है? गिल एपिथीलिया करती है, यानी कि एक्सक्रीशन का सारा काम गिल्स का है, ठीक है। सॉल्ट में भी गिल एपिथीलिया काम कर रही है, एक्सक्रीशन यूरिन का करवाना है तो वो भी गिल्स कर रहे हैं। यूरिन का एक्सक्रीशन सोचो गिल्स से हो रहा है इनका, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है। तो गिल एपिथीलिया जो होती है वो यहाँ पर एक्सक्रीट करती है एक्सेस Na+Cl- को। ज्यादा Na+Cl- इनकी बॉडी में आ जाता है तो वो गिल एपिथीलिया एक्सक्रीट आउट करवा देता है, ठीक है। और वो डिफ्यूजन के थ्रू भी करवा सकता है, ड्रिंकिंग के थ्रू भी करवा सकता है, ठीक है। क्योंकि Na+Cl- ज्यादा आ रहे तो कैसे आ रहे? डिफ्यूजन से आए होंगे या इसकी बॉडी में ड्रिंकिंग के थ्रू आए होंगे, तो उसको बाहर गिल एपिथीलिया करवा देता है। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है NaCl का थ्रू गिल सेल्स, ये मेजर रूट होता है एलिमिनेटिंग करने के लिए एक्सेस सॉल्ट की। समझ में आ रही बात? ये बात समझ में आई कि जैसे ही यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा NaCl का गिल सेल्स के थ्रू, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है यानी कि कई एनर्जी का यूसेज हुआ है, तो ये मेजर रूट होता है जिससे कि आप एक्सेस सॉल्ट को बाहर पहुंचाएं। क्योंकि देखो NaCl इसकी बॉडी में स्टक कर जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा NaCl इसकी बॉडी में है ना तो वाटर बाहर होने लगेगा। तो इसको एक्सेस NaCl को बाहर तो भेजना है, तो कैसे भेजेगा? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भेजेगा, यानी कि एनर्जी का यूज करके NaCl को अपनी बॉडी से बाहर फेंकता है। ऐसे याद रखना इसको। समझ में आ रही बात? ये मराइन टीलियोस की कहानी है। तो मराइन टीलियोस हो गए। अब हमारे पास आ जाते, सॉरी मैंने यहाँ मेजर लिख दिया, मराइन इलाज्मो ब्रांच, ठीक है। मराइन इलाज्मो ब्रांच आ जाते हैं। तो ये मराइन इलाज्मो ब्रांच क्या करते हैं? ये दूसरा मैकेनिज्म करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन का, क्योंकि ये भी कहाँ रह रहे हैं? ये सी वाटर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? ये अपने आप को क्या बना लेते हैं? ये अपने आप को आइसो ऑस्मोटिक बना लेते हैं, या फिर ये अपने आप को हाइपर ऑस्मोटिक बना लेते हैं। ये दो चीजें करते हैं। ये अपने आप को ही आइसो ऑस्मोटिक या फिर हाइपर ऑस्मोटिक बना लेते हैं टू द इन्वायरमेंट, है ना। किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं? इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में कर रहे हैं। तो ये अपने आप को आइसो ऑस्मोटिक या फिर हाइपर ऑस्मोटिक बना रहे हैं एज कम्पेयर टू द इन्वायरमेंट। और ऐसे फिर ये अपने बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ, ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी में यूरिया को स्टोर करवाते हैं। यूरिया को, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया ये अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। इसके साथ एक और चीज ये स्टोर करते हैं जिसको हम कहते हैं TMO, जिसको क्या फुल फॉर्म होता है? ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। ये दो चीजें अपनी बॉडी में स्टोर करवा लेते हैं, यूरिया और TMO, जिसको हम ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड कहते हैं। और ये दोनों चीजें कहाँ स्टोर होती है? इनके ब्लड में होती है एक तो, और इनके टिश्यूज में होती है। अब जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है इनके ब्लड का, वो इसकी दोनों की वजह से क्या हो जाता है? सफिशिएंटली मोर हो जाता है। क्योंकि देखो चीजें ब्लड में जितनी होना चाहिए, ब्लड है, ब्लड में कुछ चीजें होती है, RBC WBC जो भी होते हैं, लेकिन अब आप यहाँ पर यूरिया भी लेकर आ गए, यहाँ पर आप TMO भी लेकर आ गए, तो ब्लड का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है यहाँ पर? इस वजह से ब्लड का कंसंट्रेशन तो बढ़ गया। अब ब्लड का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ गया तो हम कह सकते हैं कि उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी बढ़ गया, ठीक है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ गया यहाँ पर। और अब जो पानी का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, क्योंकि ये सी वाटर में रहने वाली फिशेस है, अब पानी का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है, ब्लड का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी फिशेस की बॉडी का जो ब्लड है वो तो कंसंट्रेटेड है और बाहर का जो पानी है वो कंसंट्रेटेड नहीं है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि अब ये अगेन ऐसे ही ऑस्मो रेगुलेशन सिमिलरली सेम मैकेनिज्म परफॉर्म कर सकती है जैसे कि एक फ्रेश वाटर फिश करती है, यानी कि है ये सी वाटर में, समझो बात को, ये समुद्र के पानी में, लेकिन अब इसमें ये जो ब्लड का कंसेंट्रेशन यहाँ बढ़ा है ना, इस वजह से अब ये सेम टू सेम मैकेनिज्म यूज कर सकती है। कैसा? जैसे कि एक फ्रेश वाटर फिश करेगी। एक फ्रेश वाटर फिश का जो ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा वैसे ही सिमिलरली इसका भी होगा, ठीक है। मुझे इस पेज में इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ सारी चीजें ऐड करना आसान हो रही है। ओके, नेक्स्ट पेज यूज करूंगी तो उसमें वो चीजें आगे की जो होंगी उसमें हम समझ लेंगे। समझ में आ रही बात? तो ये तो एक्सक्रीशन ऑफ वाटर की बात होगी। और जो एक्सेस सॉल्ट्स होते हैं, अब बॉडी में एक्सेस सॉल्ट तो आएगा, ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट जो आ रहा है उसको एलिमिनेट यहाँ पर गिल्स नहीं करते, ये बात याद रखना। गिल्स यहाँ पर
एक्सेस सॉल्ट को एलिमिनेट आउट नहीं करता है। प्रीवियस केस में गिल कर रहे थे, यहाँ पर गिल्स वो चीज नहीं करते। तो क्वेश्चन उठता है कि अगर गिल्स यहाँ पर एलिमिनेट आउट नहीं कर रहे तो फिर कौन करता है, तो रेक्टल ग्लैंड्स करते हैं। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ नोट कर दिया, एक्सेस सॉल्ट्स गिल्स से नहीं जाते बल्कि रेक्टल ग्लैंड से जाते हैं। रेक्टल ग्लैंड्स यहाँ पर एक्सेस मोनोवैलेंट आयंस को बाहर पहुंचा देते हैं, ये बात समझ में आती है। और यहाँ पर किडनीज भी होती है, किडनीज यहाँ पर क्या करती है, डाईवैलेंट आयंस को बाहर पहुंचा देती है। तो डाईवैलेंट आयंस को कौन पहुंचा रहा है, किडनी